हाँ जी, बेनिफिट्स टू फर्म। हम कर रहे थे बेनिफिट्स टू फर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बेनिफिट्स टू नेशंस कर रहे थे। बेनिफिट्स टू नेशंस तो हमने कर लिया था ना इंटरनेशनल बिजनेस का। आज हमने करना है बेनिफिट्स टू फर्म्स। ठीक है, नेशन को क्या बेनिफिट था, जैसे हमने कल किया था कि इट हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और स्पेशलाइजेशन का फायदा होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ता है क्योंकि वहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ती है और साथ में हाँ उनको जो है नए नई तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसके अलावा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब फर्म को क्या बेनिफिट है बताओ। सबसे पहले तो क्या है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो बिजनेस कैन ग्रो टू एनी लिमिट, है ना, वो किसी भी लिमिट तक इंक्रीज हो, अपना साइज ग्रो कर सकता है। अलग अलग अपनी कंट्री में तो एक लिमिटेड मार्केट है, जब वो अपनी एक लिमिटेड मार्केट को टैप कर लिया उसने, तो इसके बाद अगर उसको अपना साइज ग्रो करना है। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, तो अगर उसको अपना साइज ग्रो करना है तो वो किसी भी लेवल तक अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। किसी भी कंट्रीज में वो अपनी ब्रांचेस फैलाकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। अगर वो सेम अपनी ही कंट्री की लिमिट में अगर उसको काम करना हो तो उसकी साइज लिमिटेड हो जाता है। ठीक है ना, एक लिमिटेड मार्केट है, लिमिटेड डिमांड होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली लिमिटेड रह जाती हैं। It helps the firm in using their surplus production capacities and improving the profitability of their operations. ये भी पॉइंट उसी से निकलता है। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। करने की कैपेसिटी है वो जब बढ़ जाती है। नहीं, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। बढ़ना बेटा, लेकिन बढ़ना वर्ड जो है वो इस कंटेक्स्ट में देखो ना क्या है कि किसी भी बिजनेस में जब हम अब जैसे ये क्लास है आपकी, ठीक है, इसकी आप बता सकते हो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 48 स्टूडेंट्स को हम एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, टू टीच 48 स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, है ना। 24 डेस्क हैं, एक डेस्क पर 2 बच्चा बैठेगा, तो हम 24 स्टूडेंट्स को, ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम है। अब यहाँ पर अगर मैं 10 बच्चे बिठाकर पढ़ाऊँ तो क्यों पढ़ाऊँ 10 बच्चे, क्योंकि बच्चे ही 10 हैं। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने की उसके पास कैपेसिटी होती है। यानी कि जैसे आपने एक मान लो कोई काम करना है तो आप मशीन खरीद रहे हो, तो मशीन की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि अगर इसको हम ऑप्टिमम लेवल पर चलाएं तो ये इतना प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, मान लो मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक है, और मैंने कहा कि इसको अगर मैं रोज़ 8 घंटे चलाऊं, डेली 8 घंटे पूरा चले, तो इस मशीन से मैक्सिमम या हम कहें मिनिमम 100 शर्ट्स पर मंथ तैयार हो सकते हैं। ठीक है, वो उसकी क्या हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो क्या मैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 से कम ले सकती हूँ, आधी मशीन खरीद सकती हूँ? यानी मुझे वो एक मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अपना प्लांट बनाना पड़ेगा ना। अब सपोज मेरी इकोनॉमी में या मेरे मार्केट में डिमांड केवल 60 शर्ट्स की है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सरप्लस है। समझ में आया कि इन एनी बिजनेस अ मिनिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कंपल्सरी टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको मिनिमम तो करना पड़ेगा ना। इफ देर इज लेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, देर इज स्मॉलर मार्केट, देन दे विल हैव सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझ में आया एक बात कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, कि हमारा बचा हुआ, बची हुई वो कैपेसिटी है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। एम आई करेक्ट? है ना ऐसी बात कि अगर मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है मेरी अपनी कंट्री में, उस प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं है जितनी की मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कम डिमांड है, तो जो मेरी सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर? समझ में आ गया सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स फर्म
in improving their growth prospects. बताओ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? संभावनाएं, आगे की संभावनाएं कि इससे बढ़ जाती हैं, कि उसके ग्रोथ होने की संभावनाएं धीरे धीरे जब वो इंटरनेशनल बिजनेस में जाने लगता है तो उसका बिजनेस की ब्रांचेस जब बढ़ती हैं, है ना, या उसकी जो प्रोडक्शन बढ़ती है, अलग अलग कंट्री से वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैंने तो बताया ना इसके कई तरीके हैं, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे क्या उसका साइज बढ़ता है, उसका नाम बढ़ता है, अलग अलग कंट्रीज में उसकी पहचान बढ़ती है, तो एक तरह से उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं. इट एक्ट्स एज one of the ways of achieving growth for firms facing tough market competition in the domestic market. ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? टफ मार्केट कंडीशंस इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? टफ मार्केट कंपटीशन कंडीशन इन द, हाँ जी, कि डोमेस्टिक मार्केट क्या हुई? उसके अपनी कंट्री की मार्केट, है ना, वहाँ पर मार्केटिंग कंडीशन टफ हो सकती हैं. टफ कैसे होंगी? वहाँ कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं. भाई उस कंट्री में क्या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के एडवांटेजेस हैं, तो अपनी ही कंट्री में वो लोग उसको एडवांटेज पर करते रहें. सपोज जैसे अगर हम अरेबियन कंट्रीज़ की बात करें, हर व्यक्ति की माइनिंग, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, बट मैंने सुना है कि वहाँ जहाँ ज़मीन खोदो वहीं तेल निकल आता है. तो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी माइंस हो सकती हैं, या अपना हर व्यक्ति के आसानी से, सबसे आसानी से कौन सा उद्योग लगाएगा? इंडस्ट्री लगाएगा, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़, है ना, ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़. तो इससे क्या होगा? उनका सामान अपनी कंट्री में कैसे बिकेगा? जब सभी लोग, मान लो हर किसान गेहूँ उगा रहा है और कहेंगे हम अपने गाँव में ही बेचेंगे, तो खरीदेगा कौन? है ना, या जो कोई थोड़े बहुत लोग नहीं बना रहे, सिर्फ वही खरीदेंगे, और दे टू विल परचेज एट वेरी लो प्राइस, क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड बहुत कम है. तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, है ना. तो इससे क्या, उसको नुकसान हो जाएगा. तो इसका फ़ायदा वो कैसे उठा सकता है? बाय गोइंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है ना, अपने यहाँ की जो टफ मार्केट कंडीशंस हैं उनको वो फेस कर पाता है बाय गोइंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. टफ मार्केट कंडीशन मीन्स वेयर द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, ठीक है, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, एंड इट रिजल्ट्स इन लो प्राइस एंड इवन लॉसेस टू द फर्म. तो लॉसेस बियर करने की बजाय क्या है, वही चीज़ वो दूसरी कंट्री में ले जाकर अगर सेल करे जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कम है, तो उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत डिटेल में दी हैं, आप वहाँ से भी कर लेना इनको, और आपको रिवीजन पर्पस के लिए आप यहाँ से इनको समझ लोगे पॉइंट, तो आप लिख सकते हो. आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए, राइटिंग कैपेसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. में आपको ये पॉइंट सारे डिटेल में समझा रही हूँ. हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस. डोमेस्टिक बिजनेस मतलब वेयर द बोथ बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, और उसमें क्या, बायर एंड सेलर आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, सेक्टर्स नहीं है ये. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं. हाँ जी, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ले जाना. किस में ज़्यादा होती है मोबिलिटी? भाई हमारी अपनी कंट्री में क्या है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम किसी भी चीज़ को मोबाइल कर सकते हैं. मोबाइल कर सकते हैं मतलब ले जा सकते हैं. जैसे लेबर without any restriction from any area, the person can travel to earn their livelihood to any other area, है ना. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी मनी ट्रांसफ़र करना, कोई भी चीज़, क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री सेम लॉ, ठीक है ना, सेम जो कानून है वो फॉलो किया जाता है. लेकिन जब इंटरनेशनल कंट्रीज, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ बोथ द कंट्रीज. ठीक है, जिस कंट्री में हमारा बिजनेस है वो भी, ये पेरेंट कंपनी कह सकते हैं हम उसको, पेरेंट कंट्री, और वो कंट्री जिसमें हमें जाना है, हमें दोनों के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं. तो हमारी वहाँ पर
रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, हमें परमिशंस लेकर जाना होता है, तो वहाँ पर जो मोबिलिटी है इज़ लेस फ्रीक्वेंट दैन द डोमेस्टिक मार्केट. मोड ऑफ पेमेंट, मैम सबके जो जैसे पेमेंट्स वगैरह होते हैं हर जगह की अलग अलग होती है, अलग अलग करेंसी में होती है. वगैरह से होती है. हाँ जी, करेंसी में सबसे पहले तो करेंसी की है. मोड ऑफ पेमेंट करेंसी क्या होती है, उसमें तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, और इसमें जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं या तो कॉमन करेंसी के रूप में होगी. आपको पता होगा यूरोज पता है क्या होते हैं? यूरोज क्या होते हैं? यूरोपियन 11 कंट्रीज ने मिलकर अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई है, उसको यूरो बोलते हैं, ठीक है. और डॉलर आपको पता है अमेरिकन डॉलर है. इसके अलावा आपको पता है हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी भी होती है. तो जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं वो या तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की टर्म्स में करें, और आपको पता है करेंसी के प्राइसेस डेली चेंज होते हैं. ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनल करेंसी का जो स्टेटस है वो अमेरिकन डॉलर को दिया गया है. जिन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया वो यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करती हैं, ज़रूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द कंट्री यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करती हैं. तो हमें जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपने प्रोडक्ट के या अपनी किसी भी चीज़ को कन्वर्जन जो हमें इंटरनेशनल करेंसी के रूप में करनी पड़ती है. और जो है इसके अलावा जो पेमेंट है वो हम चेक से कर सकते हैं, ड्राफ्ट से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें इंटरनेशनल बिजनेस में हमें बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत यूज़ होते हैं. और आजकल तो खैर NEFT RTGS वगैरह भी होने लगे हैं. NEFT तो खैर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वो है हमारा, बट जो है हम आजकल ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी, लेकिन उसके भी अपने सिस्टम होते हैं. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र आपने सुना होगा, इस टाइप के कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू हम फंड्स एक्सचेंज कर सकते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है या खुद जाना है तो डोमेस्टिक में तो हमारे पास हर तरह का साधन है, वेदर इट इज़ ऑटो रिक्शा, फ्रॉम ऑटो रिक्शा टू एरोप्लेन, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादातर हमें अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो वो ज़्यादातर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइटम हम शिप्स का यूज़ करते हैं, वेसल्स का, ठीक है. और अपनी जो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर्सनल कम्यूटेशन के लिए हम ज़्यादातर केसेस में एरोप्लेन का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट ओनली कैन बी यूज्ड. रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ में होता है जो हमारे से बिल्कुल एडजेकेंट हैं, तो है ना, जो बिल्कुल हमारे से टच हो रही हैं. जैसे हम नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, ठीक है, अगर वो हमारे से कंट्री रोड से कनेक्टेड है. बट नॉर्मली जो कंट्रीज़ हैं वो रोड से कनेक्टेड नहीं होती है एक दूसरे के साथ. बीच में कोई ना कोई चाहे सी आए या वो आए माउंटेन्स आए, तो बीच में काफ़ी एरिया ऐसा होता है जो रोड से कनेक्टेड नहीं होता. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर हमारे डोमेस्टिक बिजनेस में लो होती है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में हाई होती है. गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हमें अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो है करना पड़ता है, ठीक है. गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन हमें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने लॉ के अकॉर्डिंगली करना होता है. डोमेस्टिक में एक कंट्री की, लेकिन उसमें आपको दोनों कंट्रीज़ के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन अलग अलग काउंसिल्स के पास भी करवाना पड़ता है. काउंसिल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, उनके पास भी हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है. कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस द मार्केट. हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस वर्ड सुना है आपने कभी? होमोजीनियस क्या होते हैं? सेम. हेट्रोजीनियस, हाँ जी, आपको क्या लगता है इस पॉइंट की क्या होगी? हेट्रोजीनियस किस में हेट्रोजीनियसिटी ज़्यादा होती होगी, डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में? हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के कस्टमर्स, ठीक है ना. तो एक कंट्री में के जो अलग अलग रीजन्स होते हैं उसमें ये माना जाता है कि लोग चाहे रहते अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो नेचर हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो काफ़ी कुछ एक जैसी होती हैं. तो हेट्रोजिनिटी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट में भी होती है, हर कस्टमर अलग तरह का हो सकता है, अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं,
अलग टाइप का वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, किसी का चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या वो पहनने की हो, चाहे उनका व्यवहार करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, उनका ट्रांजैक्शंस करने का तरीका है, वो अलग होता है, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी उनकी बहुत सी आदतें काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी होता है। कब कहाँ मिलता जुलता होता है? डोमेस्टिक में मिलता जुलता भी होता है, इंटरनेशनल में सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है डोमेस्टिक कंट्री से। करेंसी यूज्ड, करेंसी का हम पहले ही कर ही चुके हैं, इंटरनेशनल करेंसी होती है, ठीक है। हाँ जी, पॉलिटिकल सिस्टम, तो हमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, कौन सी गवर्नमेंट है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है, किस चीज़ को नहीं करती। और पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पर ये भी आ जाता है, ये टेररिस्ट वगैरह, या उस कंट्री में आपस में दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं, कोई वॉर तो नहीं चल रही है ना। तो जब हम अपना डोमेस्टिक बिजनेस होता है तो केवल हमारे पास अपनी कंट्री का में जो भी टर्बुलेंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं को हमें फेस करना पड़ता है, उनके कारण रिस्क अराइज होते हैं। आपने पॉलिटिकल रिस्क उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसमें अदर रिस्क में आ गया था पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बिजनेस के लिए, कि अचानक गवर्नमेंट बदल जाए, गवर्नमेंट अपनी नीतियाँ बदल दे, हमारा जिस कंट्री के साथ हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदल दे, तो हमारा केवल अपनी कंट्री के साथ रिस्क होता है। और इंटरनेशनल बिजनेस में जो है रिस्क हमारा, जाओ, इंटरनेशनल बिजनेस में ये रिस्क हमारा दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अटैच हो जाता है। तो जिस कंट्री के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई भी चेंज आएगा तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें टॉपिक, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता चुकी हूँ, है ना, ब्रीफ में बताया ना। पहला, मोड ऑफ एंट्री का क्या मतलब हुआ, कि हमें अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है तो हम किस किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। पहला मोड है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। सबसे जो मोस्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्टिंग मीन्स सामान, बना बनाया सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना। इंपोर्टिंग मीन्स खरीदना, हाँ जी। तो एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री, वाइल इंपोर्टिंग रेफर्स टू परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपको बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बताओ इसके बारे में, अब मैं आपको बता चुकी हूँ ना। मैं आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि सिर्फ हमारे लिए आपको एक लिमिटेड सामान आता है, पर जो बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, जो बनवाता है उसका नाम हाँ जी, लेके बेचते हैं। जो एक रेपुटेड ब्रांडेड, जो किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को, इंटरनेशनल फर्म लोकल मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। इसमें वो कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, बताओ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। प्रोडक्ट की जो गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कौन देता है, जो मैन्युफैक्चर जो, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो सामान बनवा रहा है। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जो सामान बना रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी स्पेसिफिकेशंस देता है। स्पेसिफिकेशन मतलब उसका साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, कंटेंट, सब चीज़, हर चीज़ उसको वो डिफाइन करके देता है कि आप हमें ऐसा बनाओ, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस देता है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो भी सामान बनेगा उसका क्वालिटी चेक होगा। अगर क्वालिटी अप्रूव हो जाती है, प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है, तब फिर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टी है उस सामान के ऊपर जो ब्रांड नेम लगता है वो किसका लगता है, कॉन्ट्रैक्टर का। और जो भी सामान बनता है वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टर को ही परचेज करना होता है। तो देखो, व्हेन अ फर्म एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर्स। लोकल मैन्युफैक्चरर कौन होंगे, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं बिजनेस करने, वहाँ के मैन्युफैक्चरर से लोकल मैन्युफैक्चरर इन फॉरेन कंट्री टू गेट सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस्ड एज पर इट्स स्पेसिफिकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए सामान बनाओ
इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग। आपने आउटसोर्सिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था। आउटसोर्सिंग क्या होती है? किसी दूसरे के सोर्सेज का बेनिफिट अपने बिजनेस के लिए उठाना, यानी इन्वेस्ट, सोर्सेज मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस कोई और कर रहा है, उससे जब हम अपने लिए कोई काम करवाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। हमारे लिए वो आउटसोर्सिंग हो गई। तो आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि आजकल बिजनेस में पहले तो केवल एंसिलरी एक्टिविटीज़ की आउटसोर्सिंग होती थी। एंसिलरी मतलब कि ताकि हम अपनी मेन एक्टिविटी पर ध्यान दे सकें। जैसे सैनिटेशन का काम दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, या जैसे अपने अकाउंट मेंटेनेंस का काम भी आउटसोर्स कर देते हैं, या पार्टी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने का काम आउटसोर्स कर दिया। लेकिन आपने उसी में पढ़ा था कि आजकल जो कंपनीज अपनी कोर एक्टिविटी, कोर यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी को भी आउटसोर्स कर देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से वही हो गया कि आप आउटसोर्स कर देते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के काम को भी, ठीक है। और ज़्यादातर हम ये काम करते हैं, पूरे प्रोडक्ट में भी करते हैं। जैसे अभी आपने अगर सुना हो, हमारे यहाँ रीबॉक, नायका वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब उन सोचो रीबॉक के शूज़ फॉरेन कंट्री से लाकर यहाँ पर बेचे जाएं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं के लोकल, रीबॉक ब्रांड एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो लोग अपना प्रोडक्ट किसी जैसे एशियन कंट्रीज़ में उन्हें प्रोडक्ट बेचना है, तो बजाय अपनी कंट्री से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा के यहाँ ला कर बेचें, तो वो क्या करते हैं, यहीं के लोकल मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट पर वो प्रोडक्शन करवाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, सब करके अपना ब्रांड नेम देकर फिर यहीं हमारी ही कंट्री में एज अ ब्रांडेड फॉरेन प्रोडक्ट इसको सेल करते हैं, और यहाँ और या आसपास की कंट्रीज़ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट लो वॉल्यूम एंड लो प्राइस प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर इस तरह से बनते हैं, या कंपोनेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। आपने सुना होगा फ़ोन्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, आपको है ना, इसका कोई पार्ट किसी कंट्री में बनता है, कोई पार्ट किसी में, गाड़ियों में ऐसा होता है। तो जहाँ पर जो चीज़ हमें लगता है हमारे लिए कॉस्ट एडवांटेजियस हो सकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह से पार्ट बनवा लेते हैं, कंपोनेंट्स बनवा लेते हैं, और इसके बाद अपनी कंट्री में असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यही कहा, प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू बी यूज लेट फॉर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट लाइक कार बनाने के लिए कंपोनेंट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करवा लिए। असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट, किसी और कंट्री में असेंबल करवा लिया ले जाकर, या कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज गारमेंट्स। मैंने आपको गारमेंट्स का भी, अधिकतर जो गारमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन इसी तरह से होती है। आप जो इंटरनेशनल ब्रांड्स सुनते हो उनकी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ही होती है, लेकिन क्यों, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता होगा, बताया था मैंने आपको। लाइसेंस किस चीज़ का दिया जाता है और फ्रेंचाइज किस चीज़ की होती है, पहले तो आपको बेसिक डिफरेंस ये समझना है। हाँ जी, जो हमने अपना बिजनेस जो सेटअप किया है और जो हमने अपनी मेहनत से कोई चीज़ डेवलप की है, उसको यूज़ करने की परमिशन किसी और को देना इज कॉल्ड लाइसेंसिंग, ठीक है। तो परमिटिंग अनदर पार्टी इन फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर देयर ट्रेडमार्क, कि वो अपने ही ट्रेडमार्क में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर सकते हैं, हमने जो डिज़ाइन दिया है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज यूज़ कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ सम पेमेंट। वो हमें पेमेंट करेंगे, एक तरह से हम अपनी शेयर कर लेते हैं उनसे, अपने पेटेंट शेयर कर दिए, अपने कॉपीराइट शेयर कर दिए, और इसके बाद वो अपने तरीके से यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और इसमें, उसमें नाम भी उसी का चलेगा जिसने सामान बनवाया है, इसमें नाम नहीं चलेगा। वो अपना पेटेंट वगैरह शेयर कर देंगे, उसको वो यूज़ करेंगे, लेकिन नाम किसका चलेगा, बिजनेस कौन चलाएगा, वो खुद चलाएगा, कौन, जिसने वो पेटेंट खरीदा है, ठीक है। हाँ, तो देखो अंडर देयर ट्रेडमार्क, जैसे अपना ट्रेडमार्क शेयर कर दिया, अपना वो पेटेंट शेयर कर दिए, कॉपीराइट शेयर कर दिए, इन ल्यू ऑफ अ फी कॉल्ड रॉयल्टी, और बदले में हमें क्या मिल जाती है, देने वाले को क्या मिलती है, रॉयल्टी। बेटा ये वर्ड्स ना आपको, रॉयल्टी की आपको एक केस स्टडी दे देंगे कि बताओ उसको जो दिया गया उसका क्या नाम है, ठीक है।
मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सोचोगे भी नहीं कि ये भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से सब चीज़ों को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। व्हेन देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट्स बिटवीन द फर्म, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस लाइसेंसिंग। कई बार फर्म्स क्या करती हैं, आपस में एक्सचेंज करती हैं। एक नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास से ये नॉलेज लेने के बदले में आप हमें ये वाली नॉलेज दो या परमिशन दो, परमिट दो, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग इज सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट इट इज़ यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जब सर्विस बिजनेस होता है जहाँ पर साथ साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ साथ कस्टमर की सर्विसेज होती है, तो वहाँ पर फ्रेंचाइजिंग दी जाती है, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में कल करेंगे।